जीवन में किसी एक राज्य के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा है, सुना है, समझने की कोशिश की है तो वो है गुजरात। और उसका एक कारण है। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस पावन क्रांतिकारी भूमि पर हूं जिसने इस देश को महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे योद्धा दिए थे। मुझे इस बात की खुशी है कि जो देखिए आधुनिक भारत का इतिहास है, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे आजादी के बाद का भारत, हमारे देश को दिशा देने में गुजरात की जिस तरह की भूमिका रही है, हम सबको अपने लोकतंत्र पे गर्व है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया था आपातकाल का, जो लोकतंत्र पे एक धब्बे की तरह देखा जाता है। उस वक्त भी जब संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ, जिसका जिक्र गोविंद भाई ने भी किया, हमारे कई साथियों ने किया, उस संपूर्ण क्रांति आंदोलन की जो प्रेरणा थी वो भी गुजरात के आंदोलन से ही थी। गुजरात का जो नवनिर्माण आंदोलन था, उसी से प्रेरणा लेकर वो आंदोलन हुआ जिसने देश के लोकतंत्र को गलत दिशा में जाने से रोक लिया, बचा लिया। तो स्वतंत्रता आंदोलन से लेके आजाद भारत में हर दौर में, हर युग में आपकी और आपके इस पावन भूमि की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी हम ऐसे ही एक दौर से गुजर रहे हैं। ये आप सब जान रहे हैं कि हम पिछले कई वर्षों से देश भर में बेरोजगारी के सवाल पे संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं सीधा पटना से आ रहा हूं और पिछले लगभग 1.5 महीने से, प्रिसाइजली 40 दिन लगातार हम बिहार के 38 जिलों की यात्रा पड़ते हैं। हर जिले में कार्यक्रम हुए, जनसभाएं हुई, बड़ी बड़ी रोड शो हुए, पदयात्रा हुए, कई तरह के कार्यक्रम हुए, जन संवाद हुआ। सबसे बड़ी बात, गांव गांव में, शहर शहर में, और मुझे बहुत कुछ सीखने समझने को मिला और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी सीख थी वो ये कि आजकल जो अक्सर हम लोग कहने लग गए हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये फेवरेट जुमला हो गया है आजकल। खास करके जो लोग आज देश की स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं, हम जैसे लोग, वो कहते हैं लोग समझ नहीं पा रहे। हम जितना ज्यादा लोगों के बीच जाते हैं उतना हमको ये समझ में आया है कि लोग सब कुछ समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि लोग नहीं समझ रहे। लोगों को सब समझ में आ रहा है। बेरोजगारी आज सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, बेरोजगारी आज जीवन मरण का सवाल बन चुका है। और आप देखिए, सरकार के अपने आंकड़े हैं, कोई हमारी एजेंसी नहीं है, कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है, सरकार का अपना आंकड़ा है एनसीआरबी का। हर 24 घंटे में 35 छात्र युवा खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारी के कारण इस देश में आत्महत्याएं हो रही हैं। आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले तक हम लोग खबर पढ़ते थे देश में किसानों की खुदकुशी, पता चलता था विदर्भ में इतने किसानों ने खुदकुशी कर लिया, मराठवाड़ा में इतना कर लिया, बुंदेलखंड में इतना कर लिया, पंजाब में इतना कर लिया। ये सब खबर आप सुनते थे। अब वो आप तो नहीं गिनने जाते थे कि कितने किसानों ने खुदकुशी की, आपको मीडिया बताती थी, देश के जो संस्थान है उनके जरिए आपको खबर मिलती थी। आपको मीडिया ने बताया कि 2G घोटाला हो गया, 3G घोटाला हो गया, आप तो नहीं गए थे जोड़ घटाव करने के लिए। आज आपको मीडिया नहीं बता रही है कि इस देश के युवा इतने हताशा में हैं, इतने निराश हैं, इतने डिप्रेस्ड हैं कि वो आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। हम लोगों को इसलिए पता है कि हम दिन रात इसमें डूबे हुए हैं, इसी में हमारे साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कोई नेता अपना भाषण पूरा नहीं करता है बिना ये कहे हुए कि भारत युवाओं का देश है, युवाओं की ऊर्जा से देश आगे बढ़ेगा। आपने सुना है ना,
सही बात भी है, भारत युवाओं का देश है। अर्थशास्त्री कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे देश में। लगभग 70% तक की आबादी जो है वो 35 साल से कम उम्र के आयु वर्ग के लोगों की है। लेकिन अगर हम युवाओं को शिक्षा नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, कौशल नहीं देंगे, मूल्य नहीं देंगे, तो जिस संख्या को लेकर, जिस आबादी को लेकर हम सबको अभी गर्व हो रहा है, जिसको हम डिविडेंड कह रहे हैं, वो क्या डिविडेंड रहेगा, वो डिजास्टर बन जाएगा। और वो बनने लगा है, हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। पता नहीं हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि वो सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन सब चंगासी का मॉडल बता दिया गया है। जैसे हम अक्सर एक उदाहरण देते हैं, देखिए हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। ये सिर्फ मेरा नहीं कहना है, ये आंकड़ा है, ये फैक्ट है, सिर्फ ओपिनियन नहीं है। गरीबी बढ़ रही है, ये फैक्ट है, ओपिनियन नहीं है। हमने नाइजीरिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हम उत्तरी अफ्रीकी देशों की लिस्ट में आ चुके हैं गरीबी के मामले में। महंगाई बढ़ रही है, ये फैक्ट है, ये आंकड़ा है, डेटा है, ये मेरा विचार नहीं है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी देश में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बताइए? बढ़ रही है ना। लेकिन जिस वक्त हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है, उसी वक्त इस देश में दो ऐसे लोग भी हैं जिनकी अमीरी बढ़ रही है। ये भी हो रहा है ना। ये कैसे हो रहा है? मतलब अगर हमारा देश नाव है, हम सब एक ही नाव पे सवार है ना, नाव डूब रहा है, तो उसी नाव पे बैठे दो लोग उड़ कैसे रहे? सवाल आना चाहिए कि नहीं मन में? अरे इसी अर्थव्यवस्था में ना हम सब हैं। सबके ऊपर आप लोगों में कईयों ने साइंस पढ़ा होगा, विज्ञान पढ़ा होगा, सब बैठे हुए हैं, हम सब अपनी अपनी सीट पे। मैं यहाँ खड़ा हूं, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसीलिए खड़े हैं। अब पता चले दो लोगों पे गुरुत्वाकर्षण बल लग ही नहीं रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है ना। इसका मतलब क्या ये देखने की, सोचने समझने की ताकत हम में नहीं होनी चाहिए? क्या ये तंत्र हम पर इतना हावी हो जाएगा कि हमको बिल्कुल सफेद और काले में भेद नहीं समझ में आएगा? हम सही और गलत, सच और झूठ का फर्क करना बंद कर देंगे? क्या हमारा दिमाग, हमारा जहन इतना जाम कर दिया जाएगा लगातार प्रोपेगेंडा से, लगातार कंटेंट से, लगातार प्रचार के जरिए? यही होता है ना। हम लोग मजाक उड़ाते हैं नॉर्थ कोरिया की, कहते हैं कि भाई नॉर्थ कोरिया देखो किम जोंग टाइप का एक तानाशाह है, कार्टून है। वहां क्या किम जोंग तलवार लेके चौक पे थोड़ी घूमता है, चौराहे पे, सड़क पे? यही होता है। जो लोग हर हर किम जोंग करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, जो विरोध करते हैं वो जेल में होते हैं। हमने विरोध किया, किस बात का विरोध किया? हमने कहा 4 साल के लिए ठेके पर सेना में भर्ती नहीं होनी चाहिए, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। हमको तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। अर्जुन भाई है आपके साथी, आपके नेता यहाँ पे, ये तिहाड़ जेल में थे, दिल्ली के तिहाड़ जेल में। क्यों थे? कोई अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया। प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो लोग समझते होंगे कानून 107, 151, जिसमें जुडिशियल कस्टडी में भेजना ही नहीं चाहिए, भेजा ही नहीं जा सकता है, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसकी अवहेलना करके तिहाड़ जेल में इनको डाला गया। गोविंद है, ये भी तिहाड़ जेल में थे। क्यों थे? क्योंकि हमने सवाल कर दिया, हमने विरोध कर दिया। तो क्या इस देश में विरोध करने के हर तौर तरीके को इसी तरह से दबा दिया जाएगा? ऐसा माहौल दिया जाएगा जहां पे कोई अपनी मन की बात न कर सके? मन की बात करने का ठेका सिर्फ एक ही आदमी के पास है देश में, क्या समझ रहे हैं आप? मन की बात सिर्फ एक ही आदमी करेगा। हम नहीं करेंगे मन की बात, आप नहीं करेंगे मन की बात, कि एक आदमी कहेगा बस हम ही मन की बात करेंगे, तुम लोग सुनते रहो दिन भर। यही हो रहा है ना इस समय देश में। आप बताइए, ये डर का माहौल ऐसा है इस वक्त इस देश में कि आम लोग, आम परिवारों के लोग व्हाट्सएप ग्रुप में लिखने से डरते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते? आपके किसी रिश्तेदार परिवारों का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें आपने कुछ देखा कि गलत है, झूठ है, लेकिन आपको समझाया जाता है, आप सोचते हैं कि भाई क्या जरूरत पचड़े में फंसने की, रहने दो, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि ये डर का माहौल सिर्फ बिल्कुल ऊपर के लेवल पे है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हर स्तर पे डर का माहौल है।
कल तक सुबह उठ के पार्क में जो दो दोस्त टहलने जाते थे, साथ में बैठने जाते थे, वो अलग अलग पार्टियों के समर्थक होकर भी हंसी खुशी घूमते थे और हंसी खुशी वापस आते थे और मिलजुल के सरकार को गाली देते थे। करते थे कि नहीं करते थे? आज वो दोनों आपस में लड़ लेते हैं कि नहीं लड़ लेते? ऐसा माहौल बना दिया गया है जहां पे कि मतलब देशभक्ति का मतलब सिर्फ एक आदमी का समर्थन करना हो गया है। किसी ने ठेका ले लिया है देशभक्ति का सिर्फ एक आदमी ने, और बाकी जितने लोग हैं सब देशद्रोही हो जाएंगे। ऐसे चलेगा और इसके खिलाफ आप बोलेंगे नहीं, और बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं। ये जो हम कह रहे हैं ना डर का माहौल है, आप देखिए देश में बड़े बड़े फिल्मकार हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, आज से कुछ साल पहले तक पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाए 10 पैसे 20 पैसे तो ट्वीट करते थे कि आज मैंने अपने ड्राइवर को छुट्टी पे भेज दिया है, आज मैं साइकिल से जाऊंगा शूटिंग करने। ऐसे ही करते थे ना ट्वीट। आज उनकी हिम्मत होती है एक लाइन कहने की, पेट्रोल डीजल की कीमत जिस तरह से बढ़ रही है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, ये क्या कम है? लेकिन कोई एक शब्द नहीं कह सकता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसको पता है कि अगर वह एक शब्द कहेगा पहले की तरह तो उसकी अगली फिल्म रिलीज नहीं होगी, चलने नहीं दिया जाएगा। हैशटैग बॉयकॉट फलाना ढिमकाना फेवरेट चीज है कि नहीं? कोई किसी प्रदर्शन में, आंदोलन में कोई फिल्मकार आके खड़े हो जाए हमारे साथ, हमारे पीछे भाषण भी न दे, उसकी अगली फिल्म बॉयकॉट होने लग जाती है। हमने देखा हुआ है, हमारे अपने प्रदर्शनों में देखा है। ये तो हालत है। उद्योगपतियों की क्या हालत है? उनको पता है कि एक शब्द कहेंगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, जीने नहीं दिया जाएगा। जो लोग विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं, टीचर्स है, प्रोफेसर है, उनको पता है कि क्या लाइन लेना है और सुबह उठ के कहां पहुंचना है। नहीं पहुंचेंगे तो वाइस चांसलर दूर की बात है, अपनी जो नौकरी है वो भी बचेगी कि नहीं बचेगी। जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, जिनका धर्म था सरकार से सवाल पूछना, उनको सरकार से सवाल पूछने में डर लगता है। उनको पता है कि जिस दिन अपना धर्म निभा दिया उस दिन नौकरी चली जाएगी, यूट्यूबर बन जाएंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप समझिए, जितने आपको हमने उदाहरण दिए, जितने लोग डर रहे हैं इस वक्त, इन सब के पास खोने को कुछ ना कुछ है, तभी ना डर रहे हैं। किसी की फिल्म रिलीज नहीं होगी, किसी का बिजनेस नहीं चलेगा, किसी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सबके पास खोने को कुछ ना कुछ है, इसीलिए डर रहे हैं। आप बताइए, बेरोजगार युवाओं के पास खोने को कुछ है? कुछ है खोने को? और पाने को सब कुछ है। तो ये जो कहा जाता है ना कि हर दौर में, हर युग में जो बदलाव आता है उसमें युवाओं की ही भूमिका होती है। उन्हीं के जोश से, जज्बे से बदलाव आता है। वो इस कारण से ही कहा जाता है कि हर दौर में जिनको सबसे कम डर लगता है वो उस दौर के युवा ही होते हैं। लेकिन अगर आप 25 साल 26 साल के हो के आपको डर लग रहा है तो फिर क्या आपको युवाओं की परिभाषा में फिट रखना चाहिए? नहीं ना। युवा होने का मतलब क्या होता है कि 35 साल तक है तो युवा, और 35 हो गए तो युवा नहीं रहे, ऐसा होगा? नहीं ना। युवा होने का मतलब होता है कि सही गलत का फर्क आपको दिखता हो। युवा होने का मतलब होता है कि उस बदलाव के लिए, सुधार के लिए आप कोशिश करते हैं। आपको सिर्फ खामियां दिखती नहीं है, आपको सुधारने की कोशिश भी करते हैं। और उस परिभाषा में हमारे अपने आंदोलन में ऐसे लोग जो कल को जयप्रकाश नारायण जी के साथ खड़े थे, वैसे लोग आज हमारे साथ खड़े हैं। वो 65 साल के हैं, 70 साल के हैं, लेकिन वो युवा की हर परिभाषा में पूरी तरह फिट बैठते हैं। मैंने 80 साल के युवाओं को देखा है और 25 साल के बुजुर्गों को भी देखा है। समझ रहे हैं आप? तो जब हम कहते हैं कि युवाओं की भूमिका से बदलाव आएगा, इसका मतलब ये मत समझिए कि कोई 35 साल का जो होगा उसके लड़ने से बदलाव आएगा, 35.5 साल वाले से नहीं आएगा। युवा होना एक स्पिरिट, वो स्पिरिट आप सब में है।
हमको इस बात की बहुत खुशी है कि आज इस सभागार में आप लोगों में जो जोश है, जो ऊर्जा हम देख रहे हैं, उस जोश ऊर्जा को देखकर, और खास करके जब हम अहमदाबाद में हैं, गुजरात में हैं, जहां के मॉडल को बेच बेच के, और पता नहीं, वो कहते हैं ना, एक जगह का मॉडल बेच के एक प्रोडक्ट बना लिया गया है, भाई प्रोडक्ट आप ही के नाम पे बना है, उस प्रोडक्ट को जगह जगह बेच दिया जाता है। आज हालत ऐसी हो गई है कि जिस गुजरात का नमक पूरा देश खाता था, उस गुजरात से सप्लाई होने वाला ड्रग्स आज पूरे देश में जा रहा है। किसने किया ये क्या आपने और हमने किया है? अदानी के एयरपोर्ट पे जब 23,000 करोड़ के हेरोइन आ जाए तो वो कौन है? वो कोई आम आदमी है? कोई आम चोर है? कोई आम अपराधी क्रिमिनल है क्या, जो हजारों करोड़ के ड्रग्स, और जिसको आंध्र प्रदेश भेजना है, आप ध्यान दीजिए इस बात को, जिसको तमिलनाडु भेजना है, वो गुजरात के थ्रू क्यों लाता है? भाई ऐसी क्या विशेषता है? वहां भी समुद्र है, भेजना उनको आंध्र प्रदेश है, भेजना तमिलनाडु है। पूरे देश के नौजवानों को बेरोजगारी और नशे के अंधकार में धकेल दिया गया है। 18 साल, 19 साल, 20 साल के नौजवान किस तरह का सस्ता नशा कर रहे हैं इस समय आपको पता होगा। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं है, पंजाब में यही हालत है, उत्तर प्रदेश में यही हालत है, हम बिहार के रहने वाले हैं, हमारे बिहार में यही हालत है, गांव गांव में यह हालत है। ये नशा कहां से पहुंच रहा है? कभी महात्मा गांधी ने कानून तोड़ के नमक बनाया था, आज भी कानून तोड़ा जा रहा है बंदरगाह पे, लेकिन किस लिए कानून तोड़ा जा रहा है? ड्रग्स के लिए, नशे के लिए। किसके योगदान से ये सब हो रहा है? और क्या इसके खिलाफ बोलना, इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना, ये क्या देशद्रोह है? हमारे भविष्य को चौपट कर दिया गया है। और जब हम कहते हैं युवाओं के भविष्य को चौपट किया गया है, आप समझ रहे हैं क्या है? अगर आपका भविष्य अंधकार में है, मेरा भविष्य अंधकार में है, आपका भविष्य अंधकार में है, देश का भविष्य क्या होता है? हम ही लोगों का सामूहिक भविष्य है ना देश का भविष्य। ये जो लोग राष्ट्र के नाम पे, देश के नाम पे राजनीति करते हैं, उनसे पूछिए ना देशभक्ति क्या है। देशभक्ति का मतलब क्या होता है? कि भारत के मैप को हम बचा के अपने कुर्ते में संभाल के रखें, किसको भीगने नहीं देना, फटने नहीं देना, यही देशभक्ति है? या बस जोर से नारे लगाते रहे, इतना ही बस देशभक्ति है? या किसी देश को गाली देते रहे, बस यही देशभक्ति होती है? देशभक्ति होती है कि आपको अपनी देश के भविष्य की चिंता हो। देशभक्ति होती है कि आप अग्निपथ जैसी योजनाओं का विरोध करें जो हमारी सेना को कमजोर कर देगा। ऐसे समय में जब हमारी सीमा पर एक तरफ पाकिस्तान से, एक तरफ चीन से, आजकल नेपाल भी आंख दिखा रहा है आपको, हर तरफ तनाव है, और आप कहते हैं कि हम सेना में भर्ती करेंगे, 4 साल तक ट्रेनिंग देंगे। जब उसको लगेगा कि अब वो थोड़ा बहुत सैनिक बन गया है तो उसको फिर निकाल देंगे, बेरोजगार कर देंगे। और जब कोई इसका विरोध करे तो उसको तिहाड़ जेल में डाल देंगे। क्या ऐसे होगा? तो हम लोगों ने कहा कि ये जो परिस्थिति है आज हमारे देश में, जो हताशा और निराशा का माहौल है, इस हताशा और निराशा के माहौल से निकाल के हमको अपने देश को उम्मीद और समाधान की दिशा में ले जाना है। उम्मीद और समाधान की दिशा में कैसे जाएगा यह देश? यह मत समझिए कि किसी राजनीतिक पार्टी के बदल जाने से, इधर से उधर हो जाने से कोई बहुत कुछ बदल जाएगा, इस भ्रम में भी मत रहिए। यह मत समझिए कि सरकार इसकी है और उसकी हो जाएगी तो उससे कुछ बहुत कुछ पलट जाएगा। ठीक है, राजनीति हो रही है, सत्ता के लिए हो रही है, पावर के लिए हो रही है। राजनीति हमेशा पावर के लिए होती है, लेकिन उस पावर की राजनीति में भी विजन होना चाहिए, उसमें जनता के लिए कुछ विचार होना चाहिए। वो हमको दिखता नहीं है कहीं पे। हमको लगता है कि कोई बड़ा बदलाव इस वक्त इस देश में आपके हमारे खड़े होने से होगा। आप अपनी इस लड़ाई को किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। ये आपके भविष्य की लड़ाई है तो किसको लड़ना पड़ेगा? आपको खुद लड़ना पड़ेगा। ये मत समझिए कि कोई दिल्ली का एक्टिविस्ट है, कोई गुजरात में, पूरे गुजरात में बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो आपकी लड़ाई लड़ लेगा। कोई राजनीतिक पार्टी है जो दूसरे को पलट देगी, उससे लड़ाई हो जाएगा। नहीं, आप बोलेंगे, आप लड़ेंगे, आप संघर्ष करेंगे
तो आपका हमारा भविष्य रहेगा। आप चुप रहेंगे, दूसरों को ठेका दे के रखेंगे अपनी लड़ाई का, तो हर बार यही होता रहेगा जो आज हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आने वाले समय में, और वो आने वाला समय साल भर का है, साल भर के अंदर इस देश में स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। और वो आंदोलन, वो युवाओं का आंदोलन बेरोजगारी के सवाल पर ही होगा। आप समझ जाइए, नशे का मुद्दा हो, चाहे जाति के नाम पे जो लोगों को बांट के लड़ाने की कोशिश होती है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इतनी भीषण बेरोजगारी है। बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन होगा वही इस देश को, देश की राजनीति को, देश के समाज के हर पहलू को सही दिशा देने का काम करेगा। और वो आंदोलन किसी पार्टी के बस का नहीं है, वो आंदोलन आपके और हमारे बस का है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले रेलवे में भर्ती को लेकर गड़बड़ी हुई, आप लोगों ने टीवी अखबार में देखा होगा। देश भर में प्रदर्शन हुए थे ना एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर। बिहार में, उत्तर प्रदेश में आपने देखा खूब हुआ। हमारे ही साथियों ने उस आंदोलन को तैयार किया, उसको खड़ा किया। उसके बाद हम लोगों ने अग्निपथ का विरोध किया, हमारे ही साथियों ने उसको दिशा दिया। अब हमारी कोशिश हो रही है, और उसी के नाते हमने अभी ये 40 दिन बिहार में यात्रा की थी। उत्तर प्रदेश में ऐसी ही यात्रा होने वाली है। आप लोगों से निवेदन है कि गुजरात के जिले जिले में, गांव गांव में, हर पंचायत में आप इस आंदोलन की भावना को पहुंचाइए। जिस समाधान की बात गोविंद ने की थी आपसे, जिस भरोसा की बात की थी भारत रोजगार संहिता की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सिर्फ समस्या को चिन्हित कर रहे हैं न, वरना लोग आपको कहेंगे ना कि भाई आप तो सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हाँ प्रॉब्लम है। हम सिर्फ प्रॉब्लम को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि समाधान क्या है। हम ये बता रहे हैं कि ये जो भारत रोजगार संहिता है, इसको अगर आप लागू करते हैं तो इस देश से बेरोजगारी की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। और वो लागू तभी होगा जब हम और आप मिलकर एक देशव्यापी आंदोलन तैयार करें, खड़ा करें। और वो आंदोलन तैयार होने वाला है। ये मत समझिए कि हम या हम जैसे मंच पे जितने साथी हैं, हम लोग इतने बड़े नहीं हैं कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दें। आंदोलन तो परिस्थितियों के कारण खड़ा होगा, हमारी उसमें भूमिका होगी, और उसमें आपको भी अपनी भूमिका तय कर लेनी है कि जब स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा होगा, जो इस देश की राजनीति पर ऐसा प्रभाव डालेगा कि इस आंदोलन का विरोध छोड़िए, जो इस आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा, ऐसे लोग वोट नहीं मांग पाएंगे कहीं पे भी जाके। ऐसी परिस्थिति बना देंगे हम पूरे देश में। तो उस वक्त उस आंदोलन में आपकी एक भूमिका हो, बड़ी भूमिका हो, अहम भूमिका हो, यह सुनिश्चित करने का वक्त आ चुका है। आज ही आपको तय कर लेना पड़ेगा कि आप भारत रोजगार संहिता को लेकर लोगों के बीच जाएं, अपने लोगों तक इस बात को पहुंचाए और इस आंदोलन के भाव से लोगों को जोड़े। और साथियों, आखिरी बात जिसके साथ मैं अपनी बात का समापन करना चाहता हूं, देखिए आज जिस तरह के हालात हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है इस वक्त देश में संघर्ष कर पाना, लड़ाई लड़ पाना। हर तरीके से सिर्फ डराया नहीं जा रहा, संसाधनों को निचोड़ लिया गया है। जितने रिसोर्सेज हैं, जो भी पैसा है, जो भी, वो सब एक ही समूह के पास रहेगा। बाकी जो लोग उनके साथ नहीं है ना, उनके पास कोई संसाधन ही न रहे, ऐसी परिस्थिति बना दी गई है आज के समय में देश में। आप लोगों को अगर सही में लगता है कि ये जो देश में जो स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है, इसमें बड़ी भूमिका जो लोग निभा सकते हैं, उन लोगों में मुख्य रूप से 3 गुण तो जरूर होने चाहिए। जिस तरह के लोगों को आपको तलाशना है, आपको हमको मिलके, ये नहीं कि इसी सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं हम ही लोग मिलके सारा काम करेंगे। आप जब यहां से निकलेंगे तो आप सबके अपने अपने सर्कल्स हैं, आप सबके अपना अपना एक समूह है। आप सब उस समूह में ऐसे लोगों को तलाशिए और तराशिए जो समझदार हो, ईमानदार हो और निडर हो। जो लोग आज के समय में समझदार, ईमानदार और निडर नहीं होंगे, वो इस संघर्ष को आगे नहीं बढ़ा सकते।
आप समझिए, समझदार की जब मैं बात करता हूं तो अब जिसको लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा कहा है मिश्रा जी ने कि सब चंगा सी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई, वो क्या, अब आप किसी चीज को कब सुधारते हैं? जब आपको लगता है ना कि कुछ गड़बड़ है, तब ना सुधारते हैं। मान लीजिए आपके घर के सामने जल जमाव हो जाए, बारिश हो गया, पानी जम गया घर के सामने, ठीक, मैं एक उदाहरण के साथ बता रहा हूं आपको, होता है ना कभी कभी, बहुत भारी बारिश हो गई, कुछ हो गया, जल जमाव हो गया, नाली जाम हो गया, कुछ ऐसा हो गया, घर से बाहर निकल रहे हैं, पांव नहीं रख पा रहे आप, उसको देखने का दो नजरिया है। अगर आप उसको एक समस्या मानेंगे तो फिर आप सोचेंगे कि भाई पानी कैसे निकलवाया जाए, या वहां मिट्टी कैसे भरवा दिया जाए, या कैसे प्रशासन को उसमें इन्वॉल्व किया जाए। अगर आप उसको समस्या मानेंगे तो ये सोचेंगे। दूसरा तरीका है कि एक बोर्ड बनवाइए, उस पर लिखिए डल झील, और वो बोर्ड वहां लगा दीजिए, कहिए कि भाई कोई समस्या ही नहीं, ये तो डल झील है, कश्मीर जाने की जरूरत ही नहीं हमको, देखो हमारे घर के सामने डल झील है ना। दो तरीका है ना देखने का। तो वही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, लेकिन समझा दिया गया कि अमृतकाल चल रहा है, बड़ा जबरदस्त है, बहुत सुंदर है कि नहीं? अरे हालत हमारी खराब हो रही है, घर हम नहीं चला पा रहे हैं, नौकरी रोजगार हमारे पास नहीं है, और स्थिति ऐसी है कि हमें कह दिया गया है कि कोई समस्या ही नहीं है। एनेस्थीसिया आप समझते हैं? जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं दांत निकलवाने के लिए, तो आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, सुई दिया जाता है, फिर उसके बाद दर्द नहीं होता है ना, इंजेक्शन यहाँ पे दे दिया दांत निकालने से पहले, उसके बाद वो आराम से हथौड़े से दांत निकाल देता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो हुआ क्या है ना, इस समय हालत तो खराब है सबकी, समझ रहे हैं? आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, बैंड सबकी बजी हुई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एक एनेस्थीसिया दे दिया गया है धर्म का, तो वो जो धर्म का एनेस्थीसिया ऐसा है कि लोगों को दर्द ही नहीं होता, फिर सब कुछ ठीक लगता है। फिर वो दर्द, वो कराहना लोग बंद कर दिए, वो आह करना बंद कर दिए। तो ज्यादा बुरी हालत तो हम जैसे लोगों की हालत खराब नहीं है, हम जैसे लोग तो बोल रहे हैं, निडर होके बोल रहे हैं, हमको डर ही नहीं लगता, हमको तिहाड़ में डाल दो, चाहे जो कर दो, चाहे गोली मार दो भाई, हमको किस बात का डर, हम तो कफन बांध के निकले हैं। तो हम बोलते हैं, निडर होके बोलते हैं, और हमको लगता है जीवन जीने का यही तरीका है। हमको लगता है कि आप भी यही मानते होंगे कि यही तरीका है। मानते हैं कि नहीं? या डर के जीवन जीना है, घबरा के जीवन जीना है? नहीं ना। तो युवाओं का क्या काम है? काम है ना कि जो खामी है, जो गड़बड़ी है, उसको ठीक करना। आपको लगता है कि बेरोजगारी बहुत गंभीर संकट है, नशा बहुत बड़ी समस्या है, लगता है कि नहीं लगता है? हाथ उठा के बताइए। अगर आपको लगता है ये समस्या है, तो आप ये मानते हैं कि उसको दूर करने के लिए कोई कोशिश होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। आप ये मानते हैं कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं उनको उनका साथ दिया जाना चाहिए, उनको मजबूत किया जाना चाहिए? मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाथ उठा के बताइए, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इस दबाव में हाथ मत उठाइए कि बगल वाले ने हाथ उठा दिया हम भी उठा देते हैं, है ना। अपने मन से हाथ उठाइए, है ना। तो अगर आप मानते हैं कि समस्या है, आप मानते हैं कि समस्या दूर होनी चाहिए, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देश तैयार हो रहा है आंदोलन के लिए, आपको पीछे नहीं रहना है, आपको उसमें अग्रणी भूमिका निभानी है। हमने कहा समझदार, ईमानदार और निडर। देखिए, समझदार हो जाना काफी नहीं है, बहुत लोग हैं जो समझ रहे हैं क्या गड़बड़ है, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है कि उनको लगता है कि नहीं भाई हम बोलेंगे तो फंस जाएंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो समझदार भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन उनको डर इस बात की है कि भाई जेल में न डाल दिया जाए, लाठी से न पीट दिया जाए, है कि नहीं। तो लड़ वही सकता है जो समझदार, ईमानदार और निडर होगा। अब आप हाथ उठा के बताइए, आप समझदार, ईमानदार और निडर है कि नहीं? एकदम हाथ उठा के बताइए, देखना चाहते हैं हम। आंख में फोटो छप गई हमारे, है ना, चश्मे पे। तो जब इतने काबिल, ऊर्जावान, विचारवान, समझदार, ईमानदार, निडर लोग जिस एक सभागार में हो,
उस देश को बर्बाद कभी नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी बड़ी ताकत आ जाए, कितने बड़े तानाशाह आ जाए, कितना कुप्रचार हो जाए, कितना प्रोपेगेंडा हो जाए, हमारा जो यह देश है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगा, हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा और आत्महत्या नहीं आंदोलन होगा। तो बस जो हमारे आंदोलन का जो एक नारा है कि देश में इस वक्त जो हवा है उसको कौन बदलेगा? युवा बदलेगा। और इस भ्रम में मत रहिएगा कि युवा 35 साल तक है, युवा 70 साल का भी होता है। तो बदलेगा हवा देश का युवा, 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 बदलेगा हवा देश का युवा। एक अंतिम अपील के साथ कि देखिए आपके हाथ में ये पर्चा आपके हाथ में लगा होगा, है ना? इसके तीसरे पन्ने पे ये भारत रोजगार संहिता के बारे में लिखा हुआ है। यह हमने अपने मन से सिर्फ नहीं लिखा है, इसमें देश के कई एक्सपर्ट्स, कई अर्थशास्त्री, कई समझदार लोग जिनको आप अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी पे कभी कभार सुनते होंगे, उन सब के सलाह मशवरा विचार से ये तैयार हुआ। देखिए टीवी अखबार जल्दी हमको नहीं दिखाता, हमारे आंदोलन को भी नहीं दिखाता। उस दिन जाके दिखाता है जिस दिन 20 दिन तक हम आंदोलन करते रहे, कोई चैनल नहीं दिखाएगा। जिस दिन कोई उस आंदोलन में घुस के एक पत्थर चला दे, उस दिन इंटरव्यू लेने आ जाएंगे, भैया आप तो उपद्रवी हैं, आप क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं? ऐसा होता है। तो मीडिया की क्या हालत है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो मीडिया को तो किसी ने सेट कर रखा है, उन लोगों ने सेट कर रखा है जो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ने के चक्कर में भी वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुए जा रहे हैं। उन लोगों ने मीडिया को सेट कर रखा है। लेकिन आपके पास सोशल मीडिया है ना? फेसबुक कौन कौन चलाता है बताइए? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आप लोग चलाते हैं ना? टीवी अखबार को ना उन लोगों ने सेट कर रखा है, हमको आपको किसी ने सेट कर रखा है क्या? हम लोगों को किसी से डर लगता है क्या? तो जब नहीं लगता तो आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस काम के लिए करिए। जब मीडिया साथ नहीं देगी तो आप और हम खुद मीडिया बन जाएंगे। आपके फोन में 1000 लोगों का कांटेक्ट नंबर होगा ना? आप 27 व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे ना? तो आप इस बात को कि देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, शुरू हो रहा है, होने वाला है, इस बात को लोगों तक पहुंचाइए, चाहे टीवी अखबार ना पहुंचाए। आप सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर संभाल लेंगे तो किसी टीवी अखबार से ज्यादा ताकतवर हम लोगों की जो है सामूहिक भागीदारी है कि नहीं है? करेंगे नहीं ये काम आप लोग? और आप लोगों से एक अपील कि देखिए हम लोग जिस राह पे निकल पड़े हैं अपने देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, उसमें सफलता तभी मिलेगी जब हम सब की भागीदारी हो। सुनिए बस इस बात को ध्यान से। और अगले साल भर में आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन जो होने वाला है उसमें आपकी, हमारी सबकी भूमिका होनी चाहिए। तो आप लोगों से मेरी ये अपील है, खास तौर पे युवाओं से, कि अपने जीवन के अगले 1 साल, ठीक है, अपने जीवन के अगले 1 साल इस युवा आंदोलन को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है, आपसे अपील है, आपसे आह्वान है। इस युवा आंदोलन को अपने 1 साल समर्पित करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं दिल्ली आ जाना है, कहीं चले जाना है, आप जो काम कर रहे हैं उसको बंद कर देना है। नहीं, आप जो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, व्यापार धंधा कर रहे हो, रोजगार कर रहे हो, एक्टिविस्ट हो, लॉयर हो, जो भी काम आप कर रहे हैं करते रहिए। लेकिन आंदोलन को अपने 1 साल समर्पित करने का मतलब है कि अपने विचार से, अपने मन से और अपनी पूरी क्षमता से, तन मन धन से इस आंदोलन को लेकर देश भर में जो काम चल रहा है उसके प्रति सजग रखिए, उस आंदोलन के विचार को लोगों तक पहुंचाइए। ये काम आप कर सकते हैं ना? कोई बताइए जो नहीं कर सकता है? सब लोग करेंगे? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बदलेगा हवा, बदलेगा हवा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।